डिस्प्ले के लिए। अब रेवेन्यू पार्ट की बात कर रहे थे, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट के अंदर टैक्स और दो टाइप के थे, डायरेक्ट में ज्यादातर बात कर लिया, अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। इनडायरेक्ट टैक्स में भी वापस की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कौन कौन से हैं। केंद्र सरकार के एक तो होता है कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है। सेकंड एक्साइज ड्यूटी और उसके पैरेलल सैंडवेट सिस्टम, वो हम समझेंगे अभी जीएसटी के लेक्चर में। सर्विस टैक्स जो सर्विसेज पे लगाया जाता है। सेंट्रल सेल्स टैक्स जो इंटर स्टेट कॉमर्स ट्रेड के ऊपर लगाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो भी यूनियन टैक्स है, लेकिन प्रैक्टिकल सिस्टम ये है कि वो जो एक्सपोर्टर स्टेट है उसको वो सारा पैसा मिल जाता है। खैर, तो जो केंद्र सरकार थे कस्टम, एक्साइज, सर्विस एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। लेकिन क्योंकि ये पूरा राज्यों को मिल जाता है तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप केंद्र सरकार का देखें तो यहाँ पे सेंट्रल सेल टैक्स तो डैश डैश या 00 ऐसा फिगर आपको मिलेगा। फिर राज्य सरकार के इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं? सेल टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, लेकिन ये न्यूज़पेपर पे नहीं लगा सकते। सेकंड लिकर एंड नारकोटिक्स, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कौन लगाती है? राज्य सरकार। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ह्यूमन कंजम्पशन वाली। अगर कोई अल्कोहल या नारकोटिक्स यूज किया जा रहा है मेडिसिनल या टॉयलेटरी प्रिपरेशन पे, तो उस पर कौन लगाएगा? केंद्र सरकार। मोटर व्हीकल टैक्स है, टैक्स ऑन एनिमल्स, बोट्स, टोल्स, लग्जरी टैक्स, बैटिंग, गैम्बलिंग, फिर ये एंटरटेनमेंट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, ये सारी बातें। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर पे नहीं। उसके अलावा कौन सी एडवर्टाइजमेंट? ये बस के ऊपर जो लगाते हैं, बिल्डिंग के ऊपर जो होर्डिंग लगाते हैं, हर एक स्ट्रीट लाइट के आगे वो लगाते हैं, वो सारी एडवर्टाइजमेंट पे टैक्स कौन मार सकता है? राज्य सरकार। अब उसके भी फायदे नुकसान। इनडायरेक्ट टैक्स के सबसे पहले मेरिट्स, बहुत कन्वीनियंट है। यहाँ पर तो मतलब हर एक आदमी से आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ने उस पर कोई नजर रखनी नहीं पड़ेगी, ये तो बिल्ट इन होता है। एमआरपी पे इतना लगेगा, वो लेबल के हिसाब से जनता पे करती रहेगी। कन्वीनियंट, देयर इज नो एडिशनल पेपर वर्क इन्वॉल्व। सेकंड, इसका बेस बहुत वाइडर है। डायरेक्ट टैक्स में तो हमने बोला कि कॉस्ट ऑफ कलेक्शन काफी रहता है, तो बेस हमेशा नैनो कि 2.5 लाख से नीचे वालों को हम नहीं पकड़ेंगे। यहाँ तो गरीब आदमी भी अगर वो साबु खरीदता है, माचिस खरीदता है, हर एक को टैक्स तो भरना ही पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेस इज वेरी वाइड, एवरीवन इज कवर्ड। यहाँ पे इवेट करना काफी मुश्किल है जब से ये वैट और आगे जीएसटी सिस्टम आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इनवॉइस क्रेडिट सिस्टम रहती है। अभी लेक्चर में बात करेंगे। खैर, अभी के लिए याद रखो कि यहाँ पे इवेट करना मुश्किल है कंपेयर टू वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो प्रॉपर्टी वगैरह में इवेट कर देते, यहाँ थोड़ा मुश्किल है। ये इलास्टिक है इस हिसाब से कि जरा सा भी आप फर्क कर दो साबु के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स में, तो तुरंत आपको ढेर सारा पैसा कलेक्शन में मिल जाएगा। स्मॉल इंक्रीज विल ब्रिंग लार्ज रेवेन्यू, देयरफॉर इट इज इलास्टिक। और इनडायरेक्ट टैक्स की मदद से आप गलत चीजों के उपयोग पे भी नियंत्रण कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, सिगरेट है, अल्कोहल है, इस पे आप एक्साइज ड्यूटी और ये बाकी इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा कर दो तो स्वाभाविक है वो ज्यादा महंगी हो जाएगी और लोग उसका कंजम्पशन कम करेंगे। सेम वे गोल्ड का भी कंजम्पशन आप कम करवा सकते हो। तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इनडायरेक्ट टैक्स के नुकसान क्या है, डीमेरिट्स। फर्स्ट, ये वैट जीएसटी के अंदर तो इवेजन मुश्किल है, लेकिन जो पहले सेल टैक्स सिस्टम था उस प्रकार के सिंगल पॉइंट टैक्स, तो वहां पे एक तो करप्शन, इवेजन बहुत ज्यादा रहता है और कास्केडिंग इफेक्ट कि जो आपने पहले टैक्स भरा उसके ऊपर बाद में वापस टैक्स लगता रहता है, तो कास्केडिंग इफेक्ट के कारण वो इकोनॉमी को नुकसान करता रहता है। तो वो सारे उसके नेगेटिव पॉइंट्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर, मतलब अगर साबुन खरीदना है तो एक ही कंपनी का खरीदोगे तो गरीब और अमीर आदमी दोनों को एक ही टैक्स भरना पड़ेगा। बट परसेंटेज या प्रोपोर्शन वाइज आप देखो तो गरीब आदमी अपनी आय का ज्यादा हिस्सा इस टैक्स में डालेगा कंपेयर टू द रिच पीपल। एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो हर एक फैमिली को एक महीने में 1000 रुपए का दूध चाहिए चाय बनाने के लिए, और उस पर सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, वैट, सेल टैक्स, कुछ भी 100 रुपए। तो अंबानी उसको अगर 100 रुपए टैक्स में देने तो उसकी आय का कितना हिस्सा चला गया? 0.000, मतलब एक बूंद के बराबर भी नहीं। कोई मिडिल क्लास फैमिली है आलोकनाथ, उसका मान लीजिए अगर मेरे ख्याल से 20,000 होगा तो आपको लगेगा कि 2.2% चला गया। कोई उससे कार मैकेनिक और एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति, तो हो सकता है उसकी आमदनी हो 10,000 रुपए और उस पर वो 100 रुपए टैक्स भरा है, तो 1% उसकी आमदनी चली गई। तो इस हिसाब से दिस इज रिग्रेसिव इन नेचर और उस कारण गरीबों की आय का ज्यादा हिस्सा चला जाता है। तो ये इसका एक डीमेरिट हो गया। खैर, टैक्सेशन की बात कर रहे थे, डायरेक्ट की बातें खत्म हुई। इनडायरेक्ट में अंदर यूनियन स्टेट के हमने एग्जांपल देख लिए, उसके फायदे नुकसान देख लिए।
अब इन सारे इनडायरेक्ट टैक्स को निकाल के एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाएंगे, वो सारा डिटेल में अलग पावर पॉइंट में देखेंगे। वो लागू करना है, जेटली ने बोला 2016 से लागू करेंगे 1 अप्रैल से, वो बाद में देखते हैं। अब जो बात करनी है सर्विस टैक्स की, थोड़ी थियरी देख लें और फिर बजट 2015 में इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड क्या प्रोविजन है वो एक साथ देखते हैं। तो सर्विस टैक्स की थियरी पे हम आए। सर्विस टैक्स बना कैसे? कस्टम के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती है तो उसके लिए अलग से कानून है, हाँ देयर इज कस्टम एक्ट। उसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है तो अलग से कानून है, हाँ एक्साइज एक्ट। तो क्या सर्विस टैक्स के लिए सर्विस एक्ट है? आंसर इज नो। सर्विस एक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, केवल फाइनेंस एक्ट के अंदर एक नए चैप्टर के अंदर थोड़ा एडिशन करके उन्होंने ये सर्विस टैक्स लेना शुरू कर दिया फ्रॉम द ईयर 1994। आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया आर्टिकल लागे, आर्टिकल 268A। इस आर्टिकल में ये बोला गया कि केंद्र सरकार को सर्विस टैक्स लेने का पावर दिया जाता है, लेकिन वो उन्होंने राज्यों के साथ थोड़ा शेयर करना पड़ेगा। तो मतलब ये नया आर्टिकल डाला गया। और ये आर्टिकल कौन से अमेंडमेंट से लाए? 88th अमेंडमेंट इन द ईयर 2003। क्या ये बात जम्मू कश्मीर को लागू होती है? आंसर इज नो, क्योंकि स्वाभाविक है इसकी अगर नया आर्टिकल लाए तो फिर हर एक बात की वो जम्मू कश्मीर को अप्लाई होगा कि नहीं, तो यहाँ पे वो लागू नहीं हो रहा है। मतलब केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ पैसा तो शेयर करना है टैक्स वाला, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात आएगी तो केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के साथ क्या सर्विस टैक्स शेयर करेगी? आंसर इज नो, क्योंकि वहां वो कलेक्ट नहीं किया जा रहा है तो आ ही नहीं रहा। आगे बात, सर्विस टैक्स क्या सभी लोगों पे लगता है? नहीं, केवल ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जिनका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हो जाए। तो अपना वो तारक मेहता में वो बीड़े मास्टर है, आई थिंक हार्डली 1 लाख वो होगा, तो वो सर्विस टैक्स में नहीं आएगा। दिल्ली के कोचिंग क्लास वाले तो हाँ वो तो आएंगे। क्या इसके अंदर टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स वाला मैटर लागू होता है? नहीं लागू। अब सवाल ये कि सर्विस टैक्स लागू किस पे होता है, तो फाइंड ये करना पड़ेगा सबसे पहले कि सर्विस टैक्स किन चीजों पे लागू नहीं होता है। एक सर्कल में वो सारे नाम आप लिख दो, तो उसके सर्कल के बाद जितनी भी सर्विसेज हैं उन सब पे सर्विस टैक्स लागू होता है। तो सर्विस टैक्स लागू किस पे नहीं होता है? 2 टाइप की सर्विसेज पे लागू नहीं होता है, एक है नेगेटिव लिस्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड एग्जेम्प्टेड लिस्ट। फर्क हम समझ लें। हमने देखा कि सर्विस टैक्स का कोई अलग से सर्विस एक्ट नहीं है, वो तो फाइनेंस एक्ट के अंदर ही एक चैप्टर के अंदर सारी मैटर लिखी जाती है। उसी चैप्टर के अंतर्गत सरकार ने एक लिस्ट बना के दी है कि इन सर्विसेज पे हम टैक्स नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सर्विसेज टू पीपल, तो वो जो पूरी मैटर फाइनेंस एक्ट के अंदर ही लिस्ट बना के दी गई है उसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। और नेगेटिव लिस्ट में जो सर्विस का नाम है उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। और अगर इसके अंदर कोई नई सर्विस ऐड करनी हो या निकाल देनी हो तो स्वाभाविक फाइनेंस एक्ट को बदलना पड़ेगा, और फाइनेंस एक्ट को बदलना है तो पार्लियामेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। सो नेगेटिव लिस्ट उसको बदलने के लिए पार्लियामेंट से आपको परमिशन चाहिए। ऑपोजिट टू दैट एग्जेम्प्टेड लिस्ट, कि सरकार यहाँ नेगेटिव लिस्ट में कोई छेड़छाड़ ना करे, लेकिन अलग से एक सर्विस टैक्स नोटिफिकेशन जारी करके बोल दे कि XYZ सर्विस के लिए इस साल पे हम उस पे टैक्स नहीं लेंगे, देन इट इज कॉल्ड एग्जेम्प्टेड लिस्ट। अब यहाँ पर क्योंकि फाइनेंस एक्ट में वो बदलाव नहीं कर रहे हैं तो पार्लियामेंट की अनुमति चाहिए नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है, तो जेटली ने बोला कि इस पे हम सर्विस टैक्स नहीं लगाएंगे, तो वो क्या है? एग्जेम्प्टेड। बजट में उन्होंने बोला हाँ, लेकिन फाइनेंस एक्ट के अंदर कुछ लिख के नहीं, वो अलग से नोटिफिकेशन से वो बात जारी करें। नेगेटिव लिस्ट की बात करें हम, फाइनेंस एक्ट के अंदर ये पूरी सर्विसेज का नाम लिखा गया और उनपे सरकार टैक्स नहीं लेगी। कुल मिला के ऐसी 17 कैटेगरी है, 17 कैटेगरीज। एग्जाम्पल्स देख ले तो बेसिक पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, वो अंतरदेशीय पत्र और वो जो होता है पोस्ट कार्ड वगैरह। लेकिन स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, ऐसी प्रीमियम सर्विसेज तो उस पर सरकार चाहे तो सर्विस टैक्स ले सकती है। आरबीआई जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऊपर सरकार को और नीचे बैंकों को, आरबीआई सर्विसेज पे भी नहीं। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन उन्होंने भारत के अंदर कुछ अपना ले और वीजा एप्लीकेशन की, आप वो लोग रह रहे तो उस पर वो सर्विस टैक्स, उस पर वो मैटर लागू नहीं होगा। रोड ट्रांसपोर्ट पे भी नहीं, एक्सेप्ट वो एसी और फर्स्ट क्लास रेलवे हो तो उस पर मैटर होता है। अगर आप अपना मकान रेसिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पे दे रहे हैं तो इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सर्विस, लेकिन उसको नेगेटिव लिस्ट में रखा है तो सर्विस टैक्स का मैटर नहीं बनता है। सेम वे एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, प्राइमरी प्रोसेसिंग किया जा रहा है, सेरिकल्चर है, पिसिकल्चर है, इन सब पे नहीं है। एजुकेशनल सर्विसेज, रिकॉग्नाइज स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप पढ़ते हो सरकारी कॉलेज में, फी भरनी पड़ेगी, हाँ थोड़ी भरनी पड़ेगी, लेकिन क्या उस पर कॉलेज आपसे सर्विस टैक्स लेगा? नो, बिकॉज इट इज इन द नेगेटिव लिस्ट।
लेकिन ये ट्यूशन और प्राइवेट क्लासेस वगैरह पे लागू नहीं होते, वहां तो हमने देखा 10 लाख से वो ज्यादा कमा रहे, देन सर्विस टैक्स मैटर अप्लाइज। उसी प्रकार रिकॉग्नाइज वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट्स, बैंक लोन्स, डिपॉजिट्स, फ्यूनरल सर्विसेज, ये सारी मैटर इन शॉर्ट फाइनेंस एक्ट में लिखी और इन पे सरकार टैक्स सर्विस टैक्स नहीं लेती। जेटली इसमें बजट में क्या नया लेके आए? जेटली ने ये बोला कि हाँ वो बहुत सारी कैटेगरी और नेगेटिव लिस्ट, लेकिन उसको थोड़ा प्रूव करने की आवश्यकता है। उसमें से कुछ सर्विसेज हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि उनपे हम सर्विस टैक्स मांग सके और अपना टैक्स बेस थोड़ा वाइड हो जाए, बढ़ जाए। जेटली वांट्स टू प्रूव द नेगेटिव लिस्ट टू इंक्रीज द टैक्स बेस। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा ये कैटेगरी 1 में गवर्नमेंट सर्विसेज की वो नेगेटिव लिस्ट में है। जेटली ने बोला हाँ बराबर, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट, यूनियन स्टेट या फिर लोकल बॉडी किसी बिजनेसमैन को सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उतनी मैटर आप नेगेटिव लिस्ट से हम बाहर निकाल देंगे। मतलब G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज जो है उस पर सर्विस टैक्स लगाएंगे। सेम वे कैटेगरी 9 एक थी बैटिंग एंड गैम्बलिंग एंड लॉटरी, तो यहाँ से लॉटरी को हटा देंगे। मतलब कि अब लॉटरी पे चाहे तो सरकार लॉटरी एजेंट पे सर्विस टैक्स मांग सकती है। सेम वे कैटेगरी 10 था अम्यूजमेंट पार्क, इसमें जेटली ने कुछ नई शर्तें रखी कि अगर राइड्स है, बोलिंग एलिस, अम्यूजमेंट आर्केड, वाटर पार्क, थीम पार्क, अगर ऐसी जगह पे आप टिकट खरीद के जा रहे हैं तो उस पर हम सर्विस टैक्स लगाएंगे। उसी प्रकार कोई कॉन्सर्ट है, स्पोर्टिंग इवेंट, ब्यूटी पेजेंट, म्यूजिक कॉन्सर्ट, अवार्ड फंक्शन, अगर उसकी टिकट का दाम 500 रुपए से ज्यादा है तो वो उस पर हम सर्विस टैक्स निकाल। तो ये सारी धीरे धीरे नेगेटिव लिस्ट से हम हटा रहे हैं। मतलब नेगेटिव में जो हम बात करें फाइनेंस एक्ट में लिखा होता है और इसको बदलना तो फाइनेंस एक्ट बदलना पड़ेगा, पार्लियामेंट की अनुमति चाहिए, वो अनुमति लेके फिर वो अभी तक दिखाए वो सारी काम वो करेंगे। फॉर एग्जांपल बजट 2015 में प्रूनिंग के अंदर गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज, लॉटरी, अम्यूजमेंट पार्क की जो बातें की गई, और भी कुछ है वो मैं आर्टिकल पब्लिश करूंगा तो हम देखेंगे। एग्जेम्प्टेड जो हमने बात करी कि पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए, गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन से करती है। खैर अब सर्विस टैक्स किन पे लागू किया जाएगा? जेटली ने ये बोला ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन टू एयरपोर्ट्स एंड शिपिंग पोर्ट्स। फिर अगर कोई क्लासिकल आर्टिस्ट 1 लाख से ज्यादा भी परफॉर्मेंस के लिए चार्ज करता है, डांस ड्रामा बैलेट, म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, चीट फंड ऑपरेटर, पब्लिक टेलीफोन बूथ, लॉटरी टिकट, जॉब्स रिलेटेड टू ड्रिंकिंग अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग, फ्री फोन कॉल्स, ये वो करके। अब एप्लीकेबल ऐसा बोला है, मतलब हम क्या समझ सकते हैं? या तो ये मैटर नेगेटिव लिस्ट में थी और जेटली ने बोला कि इसको मैं हटा के ला रहा हूं, और उनमें से कुछ ऐसी होंगी जिनको पिछली सरकारों ने एग्जेम्प्ट किया होगा और जेटली ने बोला कि वो नोटिफिकेशन में हटा के उतनी को लागू करूंगा। तो मतलब इनमें से कुछ ऐसी हैं जो पहले नेगेटिव में थे और पहले एग्जेम्प्टेड में थी, जिनमें से हटा के अब लाए हैं एप्लीकेबल में। तो ये भी आर्टिकल जब आएगा तो डिटेल में देखेंगे हम। अब एग्जेम्प्टेड, यहाँ पे बजट के अंदर नई कौन सी एग्जेम्प्ट कर दी आपने? एग्जेम्प्टेड लिस्ट में मैंने बोला कि पार्लियामेंट की अनुमति नहीं चाहिए और फिर भी सर्विस टैक्स उस पर नहीं लेंगे। ऐसी में नया जो लाए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट की जो प्लांट्स है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, रिपेयर वर्क्स फॉर डैम्स, कैनाल, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, फूड ट्रांसपोर्ट फॉर मिल्क, सॉल्ट, ये वो करके, ट्रांसपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फिर ये फ्रूट का वैक्सिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सर्विसेज, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना हमने देखा, एम्बुलेंस सर्विसेज, मूवी प्रोड्यूसर वो डिस्ट्रीब्यूटर को जब मूवी देखा है तो वो पूरा मैटर, उस पर सर्विस टैक्स नहीं। अम्यूजमेंट पार्क पे हमने देखा सर्विस टैक्स लगाएंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति म्यूजियम में जा रहा है, जू में, नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, टाइगर रिजर्व में, तो उसकी टिकट पे सर्विस टैक्स नहीं। उस प्रकार से अगर कोई फैक्ट्री से सीधा लैंड कस्टम तक ट्रांसपोर्ट में जा रहा है तो उस पर भी नहीं, ये वो करके पूरा है। खैर आर्टिकल में वो डिटेल में देखेंगे। एक बात खत्म हुई कि बजट, उसके अंदर ये सर्विस टैक्स, उसकी थियरी और करंट में क्या किया। फिर कस्टम, तो कस्टम तो अपने को पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ये टैक्स लगता है। इसके अंदर कुछ चीजों पे बढ़ाया है कि कुछ पे कम किया है, बट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैं ये पढ़ूंगा नहीं, आप बाद में देख लीजिएगा। सेम वे एक्साइज कुछ पे बढ़ाया, कुछ पे कम किया। बढ़ाया किस पे होगा? ये सिगरेट और उस पे, ताकि हार्मफुल कंजम्पशन को कम किया जाए, और कम उन पे किया होगा जिस इंडस्ट्री को ये बढ़ावा देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल लेदर फुटवेयर 1000 से ज्यादा की कीमत पे हो तो उस पे पहले एक्साइज लगती थी 12, वो कम करके कर दी 6%। सेम वे एलईडी टीवी, पेस मेकर्स, एम्बुलेंस चेसिस, स्मार्ट कार्ड की इंटीग्रेटेड सर्विस, ये वो करके। खैर एमसीक्यू के लिए और यूपीएससी के लिए इतना काम का नहीं, ये परेशान करता है नॉन यूपीएससी एग्जाम, पर्टिकुलरली ये क्लरिकल और आरबीआई असिस्टेंट वगैरह। यूपीएससी में मुख्य परीक्षा में कुछ कोट करना हो तो एज ऑफ डूइंग के नाम पे हम कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। बाय एंड लार्ज जेटली ने कोशिश की कि जो इंपोर्ट हो रही है पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल, उसकी मैं कस्टम ड्यूटी कम करूंगा। क्यों?
ताकि अपनी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिले और जो मेक इन इंडिया का कैंपेन पूरा चलाया जा रहा है उसको थोड़ी सुविधा रहे। सेकंड, जो एक्साइज ड्यूटी जिसने भरनी पड़ती है या 10 लाख से ऊपर जो टर्नओवर है वो पार्टी जो सर्विस टैक्स भरती है, उन लोगों को सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है ऊपर इनडायरेक्ट बोर्ड से। तो वो पहले मैटर जो लंबा चल रहा था उसने बोला कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और 2 दिन के अंदर मैं आपको वो नंबर करवा दूंगा। सेम वे ये इनडायरेक्ट टैक्स जो लोग पे करते हैं सर्विस टैक्स, तो वो पूरा इनवॉइस वगैरह बनाना पहले कागज में काम होता था। जेटली ने बोला कि इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली साइन भी वैलिड है, अलग से वो कागज प्रिंटिंग का खर्चा और एनवायरमेंट कॉस्ट वो अपना खत्म हो गया। तो ये पूरा क्या हो रहा है, धीरे धीरे एज ऑफ डूइंग किया जा रहा है। सेम वे पहले जो सैनवेट की लिमिट थी 6 महीने, वो बढ़ा के कर दी 1 वर्ष। ये क्या है, जीएसटी में अभी बात करेंगे आगे। एज ऑफ डूइंग के अंतर्गत एक ये भी होना चाहिए कि अलग अलग बहुत सारे टैक्स और उस पर सेस सरचार्ज वगैरह ना होना चाहिए। तो एज ऑफ डूइंग में ये भी बात करनी पड़ेगी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाना है। तो उसकी तैयारी के भागरूप प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज में जेटली ने एजुकेशनल सेस कुछ इनडायरेक्ट टैक्स से निकाल दिया है। हम ये देखें, एजुकेशनल सेस के 2 कंपोनेंट है हमने देखा, एक तो प्राइमरी वाला 2% और सेकेंडरी हायर एजुकेशन 1%। कुल मिला के कितने, 2 और 1 3% एजुकेशनल सेस लगता है। क्या ये कस्टम ड्यूटी पे लगेगा? जवाब है हाँ, इंपोर्ट पे ये लगाया जाएगा। एजुकेशन और मतलब ये 2 और 1 3% लगाएंगे। कहां पर, इंपोर्ट पे। यहाँ पे रिमूव इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये कस्टम ड्यूटी जीएसटी के भागरूप नहीं है, आगे स्लाइड में बात करेंगे। अभी के लिए कि कस्टम ड्यूटी तो उस पे तो सेस लगेगा इंपोर्टेड आइटम पे। सेकंड थिंग, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, क्या उस पे एजुकेशन सेस लगाओगे? जेटली ने बोला नहीं, अब से उस पे कोई एजुकेशनल सेस नहीं, लेकिन अपनी इनकम उतनी ही बनी रहे। तो जेटली ने क्या किया है, एक्साइज ड्यूटी पहले से थोड़ी बढ़ा दी ताकि, लेकिन जो अलग से सेस होता है वो मैटर खत्म करवाया। तो एक्साइज ड्यूटी के ऊपर एजुकेशन सेस नहीं, लेकिन एक और सेस तो लगेगा, रोड सेस, जो पेट्रोल और डीजल पे लगाया जाता है हाईवे कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए। थर्ड जो इनडायरेक्ट टैक्स था अपना सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स पे भी पहले ये सेस लगता था एजुकेशन का 3%। जेटली ने बोला अब से ये एजुकेशन सेस नहीं लगेगा, लेकिन पहले जो ये था सर्विस टैक्स प्लस सेस मिला के बनता था 12.36% उससे बढ़ा के जेटली ने बोल दिया मैं कर देता हूं सर्विस टैक्स 14%, 14%, ताकि आगे वो जीएसटी इंप्लीमेंट करना है तो रेट पूरे बनाए जा सके उस कारण। और एडिशनली अगर सरकार को लगेगा तो सर्विसेज के ऊपर एक लगाएगी स्वच्छ भारत सेस, ये अपना स्वच्छ भारत कैंपेन को फाइनेंस करने के लिए 2%, अगर जरूरत पड़ी तो वो लगाएंगे। बाकी अभी के लिए सर्विस टैक्स पे अलग से कोई सेस नहीं है। ये सारी क्यों काम किए गए, स्मूदर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। खैर ये मुख्य परीक्षा में तो खास इतना नहीं, आप वेग बोल सकते हो एजुकेशनल सेस रिमूव्ड ऑन सर्टेन इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रीलिम में कुछ बना सकते हैं, इस पे से निकाला वहां निकाला, याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोयला बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं और डोमेस्टिकली जो माइन किया जाता है उसके ऊपर सेस लगाती है, वो तो कंटिन्यू रखा है। इट इज कॉल्ड क्लीन एनर्जी सेस, अप्लाइज टू बोथ डोमेस्टिकली माइंड कोल और इंपोर्टेड कोल। कितना लगता था पहले, 100 रुपए प्रति टन लगता था, अब लगेगा 200 रुपए प्रति टन। और ये पैसा कहाँ जाएगा, क्लीन एनर्जी का जो भी फंड चल रहा हो, और वो कहाँ पे है, कंसोलिडेटेड फंड में या पब्लिक में, पब्लिक अकाउंट में। तो क्या पार्लियामेंट की अनुमति लेगी यहाँ से खर्चा करें? नो। और पैसा कहाँ जाएगा, हमने बोला कि सेस तो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे नाम से ही सीधे क्लीन एनर्जी रिलेटेड जो भी रिसर्च वगैरह चलता होगा ये पैसा जाएगा। क्या यहाँ पर भी इनडायरेक्ट टैक्स का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, आगे अभी स्लाइड में ये बेहतरीन तरीके से आएगा, ये तो केवल नंबर है। याद इतना रखना है कि ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब दिल्ली पौंडीचेरी को छोड़ के, उन सभी का भी इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे ऐड किया जाएगा और फिर अपने ये रेट बनेंगे। क्या यहाँ पे शॉर्टफॉल हो रहा है, जवाब है कस्टम में हाँ थोड़ा हो रहा है, सर्विस टैक्स में काफी ज्यादा शॉर्टफॉल है, एक्साइज में भी शॉर्टफॉल है। खैर बजट की बात कर रहे थे, रेवेन्यू पार्ट और उसके अंदर जो इनकम होती है, टैक्स इनकम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की हमने बात करी। उसके अंदर केंद्र और राज्य सरकार के कौन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है हमने देखा। बाकी फायदे नुकसान वाली थियरी समझ ली। बजट 2015 में क्या प्रोविजन किए गए। अब जो महत्वपूर्ण मुद्दा, इन सबका रैंकिंग की सबसे ज्यादा कौन से टैक्स से मिलता है, सबसे कम कहां से आता है। वापस हम याद कर ले, डायरेक्ट टैक्स तो कौन से थे, कंपनियों पे जो लगता है कॉर्पोरेट टैक्स, व्यक्ति पे जो लगता है इनकम टैक्स, फिर वेल्थ टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। दिस आर द मेजर डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कस्टम, एक्साइज और सर्विसेज
दिमाग में फोटो फिट करने की कोशिश करिएगा ताकि रैंकिंग आसानी से याद रह सके। अब पिछले साल की बात करें, 2014-15 वाली फाइनेंशियल ईयर में डायरेक्ट टैक्स में सबसे ज्यादा कहां पे मिला था? स्वाभाविक कंपनियों के ऊपर से जो कॉर्पोरेट टैक्स आएगा वो। सेकंड नंबर पे पर्सनल इनकम टैक्स, थर्ड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और फोर्थ वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स तो हमने देखा काफी कम मिला है, 950 करोड़। तो डायरेक्ट टैक्स का पिछले साल का रैंकिंग तो इस हिसाब से बनेगा। उसी प्रकार पिछले साल का इनडायरेक्ट टैक्स का आप रैंकिंग बनाओ तो इस हिसाब से कस्टम ड्यूटी, देन एक्साइज एंड देन सर्विसेज, लास्ट ईयर की बात। अभी जो नए साल मतलब 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक उसका क्या रैंकिंग बनेगा? बजट एस्टीमेट फॉर द ईयर 2015। यहां पर भी डायरेक्ट टैक्स तो मैटर वही रहेगा कि सबसे पहले माल्या, फिर मृणाल, फिर सिक्योरिटीज और वेल्थ यहां से निकल गया, ठीक है ना, क्योंकि वो तो बंद कर दिया। 15 के लिए ये रैंकिंग बना। इनडायरेक्ट टैक्स इसमें थोड़ा बदल जाएगा। हमने देखा पहले कस्टम नंबर 1 पे था, अब एक्साइज नंबर 1 पे हो जाएगा। ऐसा क्यों? परहैप्स की मोदी को ये आशा है कि मैं ये मेक इन इंडिया कर रहा हूं तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और वैसे भी हमने देखा कि पहले से थोड़ा एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बढ़ाना शुरू किया है। सेकंड पे आ जाएगा सर्विस टैक्स। हमने अभी देखा कि वो तो बॉटम पे था, तो आने वाले साल में ये क्यों आगे बढ़ गया? क्योंकि जो 1236 था उससे बढ़ा के कर दिया 14%, और नेगेटिव लिस्ट को थोड़ा प्रूव किया जा रहा है ना, तो वो सारी सर्विसेज तो अब उनको लगता है कि ढेर सारा माल आएगा, तो दैट इज नंबर 2। और कस्टम बॉटम पे चला जाएगा। ये तो बात हुई कि इंडिविजुअल रैंकिंग पूछा जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर दे तो फिर रैंकिंग कुछ बदल जाएगा, बिकॉज यहाँ कस्टम नंबर 3 पे है, लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन से तो वो काफी ज्यादा होगा, तो फिर ये नीचे बनता जाएगा इस हिसाब से। तो कंबाइंड पूछा जाए पिछले साल के लिए 2014-15 में, तो सबसे पहले होगा हाईएस्ट सरकार को कहां से माल मिलता है? कॉर्पोरेट टैक्स से, और लोएस्ट मिलता है वेल्थ टैक्स से। उसके बीच सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी दूसरे बनेंगे। माल्या तो मन में भी जो लगे, माल्या के बाद मृणाल तो आईटी टैक्स, फिर कस्टम, फिर एक्साइज, फिर सर्विसेज, और बाद में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और वेल्थ। तो पिछले साल का ये मैटर बने। और हमने वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल कंसेप्ट समझा कि सरकार का जो एस्टिमेट था उसके हिसाब से उनको कम पैसा मिला, तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हम निकाले तो करीब 1,10,000 करोड़ रेवेन्यू शॉर्टफॉल है पिछले साल के लिए। अब नए साल की बात करें, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक, यहाँ पर वेल्थ टैक्स वो तो चला गया, नंबर 1 हमेशा माल्या रहेगा, फिर मृणाल। अब दूसरे हैं वो इस हिसाब से बदलते जाए। हमने देखा एक्साइज बढ़ेगा, क्यों? वो मेक इन इंडिया ऐसा विजुलाइज करो। सर्विस बढ़ेगा, क्यों? वो 14% और नेगेटिव लिस्ट को प्रूव किया जा रहा है। फिर कस्टम और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, वेल्थ तो यहाँ पे बनेगा नहीं। तो बस ये ठीक है, इस प्रकार से कुछ याद करिएगा। एज सच यूपीएससी में मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करता, बिकॉज ये वेरी क्लिशेड है, तो चांसेस कम है। बट ये स्टाफ सिलेक्शन है, बैंक की परीक्षा है, आरबीआई, फिर एलआईसी, वो जो सारी परीक्षाएं चलती है, तो ये कई बार ये पूछा जाता है मैक्सिमम कहां से मिलता है, रैंकिंग वगैरह देखो, तो ये रैंकिंग हमने देख लिया। अब एक रिलेटेड कंसेप्ट कि टैक्स के अंदर जो माल आया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो ग्रॉस टैक्स किसको बोलते हैं और नेट टैक्स किसको बोलते हैं? ग्रॉस टैक्स किसको बोलेंगे? एक ओवरहेड टंकी है, उसके अंदर केंद्र सरकार के सारे डायरेक्ट टैक्स आप डालो, इनडायरेक्ट टैक्स डालो, और सभी यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर उनके भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी सारा इसी टंकी में डालो, तो ये इसको बोलेंगे हम ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, एक अंदर महसूल आवक। तो क्या ये सारा पैसा केंद्र सरकार का हो गया? जवाब है ना। इसमें से कुछ पानी के कलेक्शन अलग जगह पे दिए गए हैं। फर्स्ट, ये अपना डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो नेशनल कैलेमिटी एंड कंटिजेंसी फंड है अंडर द पब्लिक अकाउंट, उसके अंदर कुछ पैसा सरकार ने दे देना पड़ेगा, तो वो ग्रॉस में से माइनस हो गया। उसी प्रकार फाइनेंस कमीशन जो रेकमेंड करेगा उस हिसाब से ये टैक्स के अंदर से थोड़ा पैसा हर एक राज्य को देना पड़ेगा, तो वो सारा पैसा भी माइनस करो। स्टेट्स शेयर इज सब्ट्रैक्टेड। फिर जो बचा पैसा इस टंकी में, जो पानी बचा, वी विल कॉल इट नेट टैक्स रेवेन्यू या चौखी महसूल आवक। ये मेरे सकल निकल ऐसा कुछ होता है, तो एक अंदर चौखी, ये आराम से विजुलाइज कर सकते हैं हम, है ना। चौखी मतलब जो बचा बाद में, वो नेट। एमसीक्यू में क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला उल्टा कर, लेकिन नेट के अंदर ये प्लस या ये माइनस करोगे तो ग्रॉस मिलेगा, ये वाला यहाँ पे जोड़ दिया तो फॉर्मूला एक बार याद रह गया तो सारे जवाब एलिमिनेट किए जा सकते हैं।
अब ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, तो थोड़ी थियरी देख लेते हैं। नेशनल कैलेमिटी एंड कंटिजेंसी फंड वो पहले अलग था, अब इसको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एनडीआरएफ के साथ मर्ज कर दिया। लेकिन जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दोनों कंबाइंड NCCF/NDRF ऐसा लिख के बोलते हैं। हम याद रहे रखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में कुछ पैसा देते हैं। इसको ऑपरेट कौन करती है? होम मिनिस्ट्री ऑपरेट करती है, और ये पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है, मतलब पार्लियामेंट की अनुमति नहीं चाहिए यहाँ से पैसा खर्च करने के लिए। खैर, और जो स्टेट का शेयर बनेगा वो तो अभी फाइनेंस कमीशन पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे तो तब देखेंगे, अभी बात नहीं करें। खैर, आंकड़े अगर जोड़ना शुरू करें तो सरकार को डायरेक्ट में कितना मिला, प्लस इनडायरेक्ट में, प्लस यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, तो कुल मिला के कितना मिला वो हम निकाले तो जवाब होगा अपना ग्रॉस टैक्स। उसके अंदर से ये डिजास्टर मैनेजमेंट तो करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा माइनस कर दो। उसके बाद राज्यों को जो हिस्सा देना है वो भी माइनस करो। पिछले साल का यहाँ पे लिखा है मेरे ख्याल से 3 लाख करोड़ से ज्यादा, और इस साल का जो लिखा है वो 5 लाख करोड़ से ज्यादा। तो ये अचानक से बढ़ क्यों गया भाई? जब यहाँ चल रहा था 2014 का, तब तक कौन था? 13 फाइनेंस कमीशन केलकर की रिकमेंडेशन पे वो चलते थे। तो तब ये था मैटर की 32% शेयर करना है। अब जो अपनी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक जो शेयरिंग करना पड़ेगा, और उसके बाद के मतलब कुल 5 सालों में वो कौन सा 14 फाइनेंस कमीशन YB रेड्डी के हिसाब से उसने बोला 42%। तो स्वाभाविक है आपको बड़ा जंप यहाँ पे दिखेगा। खैर, तो अपना ग्रॉस जो टैक्स था उसमें से डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड निकाला, स्टेट का शेयर आपने निकाल दिया, फिर जो जवाब मिलेगा वो होगा अपना नेट टैक्स रेवेन्यू। तो हम बात कर रहे थे बजट की। बजट के 2 पार्ट, रेवेन्यू पार्ट, कैपिटल पार्ट। रेवेन्यू के अंदर जो आमदनी होती है रिसीव, उसके 2 टाइप थे, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स के अंदर हमने ज्यादातर मैटर थियरी करंट देख ली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। अब जो है नॉन टैक्स की बात करेंगे, नॉन टैक्स रिसीव्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले ले। नेक्स्ट सेशन बजट की बात कर रहे थे, रेवेन्यू पार्ट, और उसके अंदर कुछ आय में पैसा आता है, कुछ खर्चे में पैसा जाता है। तो रिसिप्ट के अंदर 2 पार्ट बने थे, टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स की सारी बातें खत्म की, अब नॉन टैक्स रिसिप्ट की बातें चालू कर दी कि सरकार टैक्स ना भी ले फिर भी कहीं ना कहीं से उनको पैसा आता रहता है। ऐसा कुछ पैसा उसे हम क्लासिफाई करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में। उसके जो प्रमुख प्रकार है, सबसे पहले सरकार ने कोई पैसा अगर निवेश किया हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट और डिविडेंड में जो पैसा आता है। फॉर एग्जाम्पल, SBI के अंदर सरकार मेजोरिटी शेयर होल्डर है, तो जब SBI को मुनाफा होगा, डिविडेंड डिक्लेयर होगा, तो स्वाभाविक है वो पैसा सरकार को अपने इन्वेस्टमेंट पे आया। सेम वे मान लो LIC वगैरह में उनका मुनाफे पे ऊपर सरकार को जा रहा होगा। सरकार ने किसी निगम को लोन में पैसा दिया हो, या किसी सरकार को, अपनी सरकार ने किसी विदेशी सरकार को या नीचे राज्य सरकार को लोन में पैसा दिया हो, तो उस पर जो ब्याज में पैसा आएगा, इंटरेस्ट, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस नॉन टैक्स रेवेन्यू। सरकार खुद कुछ सर्विसेज देती है, इंडिया ईयरबुक छाप दी, उसे बेच रहे हैं तो उस पर कुछ मुनाफा होगा। उसके अंदर भी आपने देखा वो एडवर्टाइजमेंट रहती है आगे पीछे, तो कोचिंग वालों ने जो पैसा दिया होगा तो क्या है, वो सारा सरकार का सर्विस इनकम। CSIR, इसरो, इन्होंने कुछ साइंटिफिक पेटेंट लगाए हो और प्राइवेट कंपनियों को वो पेटेंट दिए हो, तो उस पर जो रॉयल्टी वगैरह की इनकम आएगी। CISF वाले एयरपोर्ट सिक्योरिटी देते हैं, तो एयरपोर्ट वालों को उनको पैसा देना पड़ेगा, तो वो सारा सर्विस इनकम में आ जाएगा। रेलवे को जितनी भी आमदनी होती है, ऐसे तो रेलवे बजट अलग से देते हैं, बट रेलवे को जो आमदनी हुई वो आंकड़ा भी यहाँ पे जोड़ा जाएगा अंडर द सर्विस हेड, अंडर द नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर ग्रांट में जो पैसा मिला, देखिए पैसा जो मिलता है 2 टाइप का, एक तो लोन में पैसा मिला, मतलब ब्याज भी देना है और मुद्दल भी परत करनी है। ग्रांट में जो पैसा है तो वो आपके पास ही रहेगा, वो परत नहीं करना है। तो इस हिसाब से ग्रांट या खैरात या डोनेशन में पैसा आ गया, वो सारा कहाँ पे गया? नॉन टैक्स रेवेन्यू। और ये तो केंद्र सरकार की बात हुई, उस हिसाब से यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर जो होंगी उनको भी ऐसा कुछ ना कुछ पैसा आता होगा ना, तो वो सारा भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा, देन यू गेट नॉन टैक्स रेवेन्यू। असेंडिंग डिसेंडिंग निकाल तो बहुत आसान है, स्वाभाविक इन्वेस्टमेंट किया होगा उससे सबसे ज्यादा माल मिलता है इंटरेस्ट डिविडेंड के रूप में। सेकंड पे आएगा सर्विसेज, देन ग्रांट्स, और फिर यूनियन टेरिटरी बात। ठीक है, रेवेन्यू पार्ट, रिसिप्ट, आमदनी वाली बातें हमने की। अब एक्सपेंडिचर पे हम देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है। ज्यादातर तो की रैंकिंग याद रखना पड़ता है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा कहाँ पे हो रहा है। महसूल खर्च, पिछले साल की बात करें 2014-15 वाली, मैक्सिमम जो सरकार ने खुद पैसा मतलब बाहर किसी को देना पड़ेगा, एक तो होगा इंटरेस्ट पेमेंट। सरकार ने जो उधारी में गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करवा के लाया होगा तो स्वाभाविक है ब्याज भी देना पड़ेगा और मुद्दल भी परत करनी पड़ेगी, लेकिन जो ब्याज में देना पड़ेगा वो सारा गिनेंगे हम
रेवेन्यू पार्ट में जो मुद्दल परत करेंगे प्रिंसिपल, वो सारा जाएगा कैपिटल माइनस में करेंगे। खैर, तो जितना भी पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बाहर जाता है, नंबर 1 है अपना इंटरेस्ट पेमेंट, सेकंड सब्सिडीज, थर्ड डिफेंस क्या होगा ये, पेंशन, और फिर राज्य सरकारों को ग्रांट में पैसा दिया जाए, वो सारा यहाँ पे गिनेंगे। इसके अलावा पुलिस एक्सपेंसेस, आप देखिए डिफेंस तो वो आर्मी नेवी एयरफोर्स की, लेकिन उसके अलावा अपनी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह, तो उनका जो खर्चा वो भी है। तो रैंकिंग पिछले साल का आप जो बनाएंगे तो कुछ इस हिसाब से बनेगा 2014-15 के लिए। अब नए साल का ये 2015-16 के लिए क्या रैंकिंग, यहाँ पर भी नंबर 1 हमेशा राजन भाई इंटरेस्ट पेमेंट, नंबर 2 सब्सिडीज, डिफेंस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रैंकिंग बदल जाएगा कि ये जो पेंशन था वो नीचे आ गया और ग्रांट्स वाला ऊपर चला गया, और फिर पुलिस। ऐसा क्यों? तो 42% है, और उसके अलावा जो पंचायती राज बॉडी और डिजास्टर मैनेजमेंट के ग्रांट के नाम पे भी ये रेड्डी वाले कमीशन ने बोला ढेर सारा पैसा देना है, तो ग्रांट हमेशा बहुत बड़ी दिखेगी। और ये पेंशन में आपको पता होगा कि जब से न्यू पेंशन स्कीम आई है तो वो सरकार के ऊपर बोझ नहीं रहता, वो तो आपकी पगार से वो सरकारी कर्मचारी के निकल। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो पुराने वाले पेंशनर होंगे वो धीरे धीरे कम होते होंगे, तो उस कारण से भी वो थोड़ा नीचे आएगा, और ग्रांट तो बढ़ रही, तो रैंकिंग थोड़ा बदल गया, याद रखिएगा। खैर, ये तो हमने देखा रिलेटिवली ये करके। एब्सोल्यूट फिगर में देखना हो, ये नंबर्स हैं। सब्सिडी के अंदर आगे आपको पूछा जा सकता है कि इंटरनल की कौन सी सब्सिडी में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो ये हम देख लें। दोनों ही पिछले साल का भी देखो, इस साल का भी देखो, रैंकिंग एक समान है। सबसे नंबर 1 ये क्या है, फूड सब्सिडीज, फिर फर्टिलाइजर सब्सिडीज, और ये पेट्रोलियम सब्सिडीज थर्ड। एलपीजी सब्सिडी ऐसा बोल के नहीं, पेट्रोलियम, और उसके अंतर्गत फिर केरोसिन और एलपीजी, पेट्रोल डीजल पे तो है नहीं, बट कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड पेट्रोलियम सब्सिडीज। कभी और इनको मस्ती चढ़ जाए और इंटरनल इसके अंदर पूछे आप फर्टिलाइजर का कि इसमें सबसे ज्यादा किन से पे देते हो, कम किस पे। मैक्सिमम सब्सिडी इज गिवन, फर्टिलाइजर सब्सिडी इज गिवन टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस यूरिया, देसी यूरिया। उसके बाद जो बाकी के एनपीके और डी कंट्रोल न्यूट्रिएंट बेनिफिट वाली है तो वो डी कंट्रोल फर्टिलाइजर नंबर 2 पे, और लास्टली इंपोर्टेड यूरिया, मतलब देसी, फिर उसके अलावा वाले और नीचे इंपोर्टेड यूरिया। ये फर्टिलाइजर सब्सिडी का इंटरनल रैंकिंग है। अब सब्सिडी के एब्सोल्यूट नंबर हम निकाले, कितने करोड़ दे रहे थे। फूड सब्सिडी की बात करें अराउंड 1.2 लाख, और उसके आसपास अब 1.25 लाख के आसपास वो चल रहे हैं। फर्टिलाइजर में भी हाँ 70,000 करोड़ के आसपास चल रहे हैं। पेट्रोलियम में काफी कमी आई है। आप देखिए पहले 60,000 करोड़ देने थे, मतलब पिछले साल इतने दिए, और इस साल का टारगेट है केवल 30,000। ऐसा क्यों? दो बातें हैं। एक तो वो डीजल वाला पूरा मैटर, मेरे ख्याल से अक्टूबर 2014 से डीजल को डीरेगुलेट कर दिया, तो वो खर्चा अपना ये नए साल में वो लागू नहीं होगा। सेकंडली एलपीजी और केरोसिन पे तो सब्सिडी देनी है, बराबर है, बट क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डाउन हो रहे हैं तो स्वाभाविक है एलपीजी और केरोसिन का भी, तो उस हिसाब से सरकार जो कंपनियों को नुकसान के वास्ते सब्सिडी में देना पड़ता है, पहले से कम देना पड़ेगा। एंड थर्ड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी पे तो जो लीकेज है वो पहले से कम होएगा, है ना। तो याद ये रखना है कि हाईएस्ट डिक्लाइन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडीज, तो क्या लिखोगे आप? पेट्रोलियम सब्सिडीज पे। क्यों? मैंने जो कारण बताया। बाकी के इंटरेस्ट सब्सिडी वो कौन सी, आप याद करो, एग्रीकल्चर के ऊपर इंटरेस्ट सबवेंशन के नाम पे सरकार कुछ पैसा, किसान के लोन का ब्याज का पैसा ये देते हैं। उस प्रकार दूसरी भी कुछ स्कॉलरशिप वगैरह सब्सिडियां जो चलती होंगी। एब्सोल्यूट नंबर सभी याद नहीं रखने, लेकिन फिर भी कुछ याद करने पड़ेंगे अपने, ऐसे और इंटरव्यू और कहीं पे कुछ कोट करना हो। अप्रोक्स नंबर आप याद रखो, फूड सब्सिडी तो 1.25 लाख, ये नंबर ये याद रखना है, मेंशन करने में काम आए। कुल मिला के लिखना हो तो 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख करोड़ के आसपास सब्सिडी बिल है अपना, और फिर उसको कम करना चाहिए, ये वो बात करके आप ऐसे और इंटरव्यू में जवाब लिख सकते हो। और ये सारी सब्सिडी भी आगे कम करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि जेम ट्रिनिटी को यूज किया जाए। जेम मतलब जनधन, आधार, मोबाइल। वो पूरा डिटेल में हम कि वो कैसे फायदा करा सकता है, जब एचआरडी और एग्रीकल्चर वाले पिलर्स देखेंगे तो बजट और सर्वे दोनों की बात वहां पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। खैर, तो हम जो बात करें रेवेन्यू पार्ट और उसमें जो खर्चे होते हैं एक्सपेंडिचर, उसकी कुछ ये मेजर जो हेड थे वो देख लिए। उसके अलावा भी कुछ खर्चे रहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
ये वाले तो हमने देखे, इंटरेस्ट, सब्सिडी, ग्रांट, पेंशन एंड डिफेंस। उसके अलावा भी जनरल इलेक्शन करवाए तो वो क्या है, वो भी खर्चा, वो कहाँ पे काउंट होगा, यहाँ पे 1500 करोड़ से ज्यादा पे खर्चा ये हुआ। पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है तो उसका सर्विस का पार्ट तो हम वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में देख लेंगे, लेकिन खर्चा भी उनका सामने होगा। ओवरऑल तो डेफिसिट बन रहा है, तो वो जो नुकसान है वो सारा भी 6000 करोड़ से ज्यादा। फिर अपनी जो 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो उनका लाइट बिल, फोन बिल, वो सारे खर्चे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसने जो बाहर अपने डिप्लोमेटिक मिशन लगाए होंगे उनके सारे खर्चे। सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है तो टैक्स कलेक्ट करने का भी खर्चा आता है, जैसे वो इनकम टैक्स एक्सपोर्ट इंस्पेक्टर को पगार दिया आपने, डेटाबेस मैनेजमेंट, वो सारे खर्चे। फिर ये हेल्थ, एजुकेशन, सारी सर्विसेज, उसमें जो लोगों को लगाया है नौकरी पे। इकोनॉमिक सर्विस, ये एग्रीकल्चर के अंदर, ये रिसर्च में करेंगे, पावर के अंदर, पोस्टल, रेलवे, ये सारे में जो भी मैटर आएगा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम देखें। और यही सारी बातें आपने ऐड करनी है यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, उनके जो भी खर्चे हैं वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। खैर, तो रेवेन्यू पार्ट जो देखना था, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर मेजोरिटी हमने देख लिया। अब इस तरफ आते हैं कैपिटल पार्ट पे। कैपिटल में भी कुछ इनकमिंग मनी होता है, कुछ आउटगोइंग। तो कैपिटल रिसिप्ट या इनकमिंग मनी, उसकी बात करें। कैपिटल रिसिप्ट जो मतलब सरकार को पैसा आता है, यहाँ पे 2 टाइप का रहता है, एक तो डेब्ट और दूसरा है नॉन डेब्ट। डेब्ट में ज्यादा पैसा आता है कंपेयर टू नॉन डेब्ट। डेब्ट में क्या चीजें आती हैं, सरकार जो भी लोन लेती है तो लोन का जो पैसा आएगा तो वो इनकमिंग कैपिटल रिसिप्ट जब वापस करेंगे तो वो माइनस में करेंगे, और उस पर जो ब्याज देना पड़ेगा वो सारा कहाँ जाएगा, रेवेन्यू पार्ट में आप वो गिनेंगे। तो ऐसी सारी लोन वो नंबर 1 पे, जो डेब्ट के अंदर भी रैंकिंग बनेगा तो लोन नंबर 1, उसके अंदर भी लॉन्ग टर्म वाली शॉर्ट टर्म से ज्यादा है, इंटरनल डेब्ट एक्सटर्नल से ज्यादा है। फिर प्रोविडेंट फंड, ये भी पैसा जब वापस करना पड़ेगा, स्मॉल सेविंग वाला जो पैसा, ये सारा अभी आया तो रिसिप्ट, बाद में जाएगा तो वो माइनस में आप लिखोगे। सामने नॉन डेब्ट कि ये जो पैसा एक प्रकार से उधार में आया है, वापस करेंगे आप। कुछ ऐसा पैसा जो उधार में नहीं आया है, सरकार ने कोई ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर उसके जो शेयर होंगे वो जब वो बेचेंगे तो जो पैसा आएगा डिसइन्वेस्टमेंट वाला, वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। और सरकार ने किसी और पार्टी को लोन में पैसा दिया, वो राज्य सरकार को या विदेशी सरकारों को, तो जब लोन रिकवरी का प्रिंसिपल आएगा वो भी आप यहाँ पे लिखोगे, और जो ब्याज में कमाएंगे वो नॉन रेवेन्यू पार्ट में, नॉन टैक्स रेवेन्यू पार्ट में जाएगा। तो ये कैपिटल और उसके अंदर रिसिप्ट, यहाँ पे कोई ज्यादा बड़े डेवलपमेंट नहीं है, ये थियरी और रैंकिंग वगैरह कुछ पूछ सकते हैं। कैपिटल के अंदर एक्सपेंडिचर पे फोकस करें हम। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑफ 2 टाइप्स, प्लान और नॉन प्लान, और इसके अंदर प्लान में कम खर्चा करते हैं, नॉन प्लान में ज्यादा खर्चा करते हैं। सेंट्रल प्लान में पहले था उसे थोड़ा बढ़ाया, स्टेट प्लान में पहले से थोड़ा कम कर दिया। क्यों? क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला कि 32 नहीं 42% आप शेयर करो, तो अब मोदी बोलते हैं कि भाई तुमको पैसा मिला, तुम देखो, हम तुम्हारे सारे स्टेट प्लान को हम और क्यों पैसा दें, तो स्टेट प्लान आर रिड्यूस। यूनियन टेरिटरी को हाँ थोड़े ज्यादा बढ़ाए। नॉन प्लान की हम बात करें, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसमें नंबर 1 पे है डिफेंस, 95,000 करोड़ से ज्यादा। अब आप याद करो कि डिफेंस तो हमने यार रेवेन्यू में भी कहीं पे पढ़ा था, दोनों बातें अलग हैं। कि डिफेंस के अंदर मान लो कि हर एक आदमी का यूनिफॉर्म खरीदना है और बाहर से सरकार खरीदेगी तो वो कहाँ पे जाएगा, वो सारा रेवेन्यू पार्ट में। लेकिन सरकार ये सोचे कि हम तो एक टेक्सटाइल फैक्ट्री लगा देंगे जहाँ पे डिफेंस के ये यूनिफॉर्म की सिलाई होगी, देन इट दैट टाइप ऑफ थिंग दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये यहाँ पे आएगा। बट वो ऐसा नहीं होगा कि कोई योजना के रूप में वो चलाएंगे, इसलिए वो नॉन प्लान के रूप में देखा जाता है। सेकंड, निगमों को जो लोन में पैसा दिया गया, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। विदेशी ताकतों को, विदेशी सरकारों को लोन में पैसा दिया गया और राज्यों को दिया गया। रैंकिंग यहाँ पे डिफेंस सबसे ज्यादा, फिर पीएसयू को लोन, फिर फॉरेन को लोन और फिर राज्यों को लोन। अब सवाल होता है कि आपने जो ये बजट अब तक हम पढ़ रहे थे, रेवेन्यू पार्ट और कैपिटल और इनकमिंग और आउटगोइंग मनी, तो ये प्लान, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये सब कहाँ पे दिखता है? हमने जो ये देखा, असल में बजट ऐसा दिखता नहीं है। फ्रॉम 1987 बजट कुछ ऐसा दिखता है कि उसके 2 पिलर बनते हैं, टोटल रिसिप्ट और सामने होता है टोटल एक्सपेंडिचर, आमदनी और खर्चा। जो टोटल रिसिप्ट होती है उसमें फिर 2 टाइप्स, रेवेन्यू और कैपिटल, और जो खर्चा होता है टोटल एक्सपेंडिचर, उसके 2 टाइप, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। और उसके फिर और कि इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना, कैपिटल, और नॉन प्लान तो रेवेन्यू कितना, कैपिटल कितना। अब सवाल ये होता है कि भाई जब ये सिस्टम चल नहीं रहा है, ये सिस्टम चल रहा है, तो फिर इतनी देर तक आप ये क्यों पढ़ा रहे थे?
आई टेल यू द रीजन। पहले हमने देखा था बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका कैसे बना था, क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा ही दिखता था, करंट एंड कैपिटल। घर जाके वो वापस देखिएगा और इससे के साथ कंपेयर कीजिएगा, तो कोई भी ट्रिकी सवाल पूछा जाए तो बहुत आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि पैरेलल चल रहा है। फॉर एग्जांपल लोन में जो पैसा आएगा तो वहां पे भी हम कैपिटल में देखते थे, यहाँ पे भी कैपिटल इनकमिंग में। लोन के ऊपर प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड की मैटर बनेगी तो वो सारी यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट में देखते हैं, वहां पे करंट में। तो इस हिसाब से तालमेल दिमाग में बिठाना आसान रह जाता है, जब एमसीक्यू में कुछ ट्रिकी पूछा जाए एलिमिनेट करना हो आसानी रहती है। बाकी रियल में ये वाला सिस्टम चलता है। और यहाँ पर भी और एक्सपांड करें इसे तो टोटल रिसिप्ट में हमने देखा रेवेन्यू टाइप की होगी कैपिटल, और रेवेन्यू के वापस दो पार्ट, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स के दो पार्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नॉन टैक्स में हमने देखा प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड सर्विस ग्रांट, ये वाली चीजें। और कैपिटल में वापस दो पार्ट, उधारी में पैसा और उधारी के बिना पैसा, डेब्ट नॉन डेब्ट, डेब्ट में इंटरनल एक्सटर्नल, और नॉन डेब्ट में ये लोन रिकवरी और डिसइन्वेस्टमेंट वाली मैटर। तो ये गई। और टोटल एक्सपेंडिचर में हमने देखा प्लान नॉन प्लान और उसके अंदर रेवेन्यू और कैपिटल। सवाल होता है क्या ये वैलिड है, ये जो हमने अभी देखा ये वाला वैलिड है या वो वाला वैलिड है? कॉन्स्टिट्यूशनली बोथ आर वैलिड। क्यों? आर्टिकल 112 ये बोलता है कि ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रखवाना है प्रेसिडेंट द्वारा, इट शैल डिस्टिंग्विश द एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू पार्ट फ्रॉम द अदर पार्ट्स। रेवेन्यू वाला खर्चा उसमें अलग से दिखाओ, तो इस टाइप से आप दिखाओ, उस टाइप से कोई चिंता नहीं। आप फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग से मिल जाएगा। हमने जो पढ़ा उसमें भी आपको आंकड़ा वो मिल जाएगा।